हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं BEGC 134 का असाइनमेंट सॉल्व असाइनमेंट, जो कि जुलाई 2025 और जनवरी 2026 के सेशन वालों के लिए है। ठीक है। और नॉर्मली अगर हम देखें तो अगर ये आपका है, ठीक है, तो आपको सबमिट करना है आपका असाइनमेंट। और अगर आप जून सेशन के हो, ठीक है, मानो आपने जून 2025 में एडमिशन लिया है, तो आपको सबमिट करना है 31 मार्च को। और अगर आप दिसंबर वाले सेशन को हो तो आपको 30 सितंबर को सबमिट करना है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसके अंदर में क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन होगा, रीडिंग द नॉवल है, ठीक है, इसके अंदर नॉवल का है। ठीक है। और आपको नॉर्मली दो सेक्शन में बांटा हुआ है। पहले सेक्शन में आपको 5-5 मार्क के 4 क्वेश्चन है, जिसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। ठीक है। और सेकेंड सेक्शन के अंदर में आपको 20-20 मार्क के 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चंस जो आप देख सकते हो। ठीक है। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसके आंसर्स वगैरह को। ठीक है। और हाँ, मैं एक चीज़ बता देती हूँ, सॉल्व असाइनमेंट है ये, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दूंगी, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बिकॉज रिक्वायर्ड नहीं है। आप यहाँ से देख के बस लिखने ही वाले हो, तो बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सप्लेनेशन के रिक्वायर्ड नहीं है। मैं आपको ब्रीफ दे दूँगी कि आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे ये टॉपिक्स के बारे में मेन ऐसे ऐसे मैंशन करना है। ठीक है। यहाँ पर आपको मैंशन है कि ये जुलाई और जनवरी 2026 सेशन वालों के लिए है। लास्ट डेट 31 मार्च है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो पहला, राइट अ शॉर्ट नोट इन अबाउट 100 वर्ड जो लिखा हुआ है। पहले प्लॉट। ठीक है। तो प्लॉट अगर हम देखें तो ये एक फंडामेंटल एलिमेंट होता है फिक्शन का, ठीक है, जो रिफर करता है टू द स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंट ऑफ इवेंट्स। ठीक है। एक किसी भी एक नरेटिव में। ठीक है। अब ये मेरली तब नहीं होता कि क्या हुआ है स्टोरी में, या ठीक है, ये चीज़ नहीं होता, बल्कि किस तरीके से वो इवेंट हुआ है, वो कैसे अरेंज किया गया, क्या कनेक्शन है। ठीक है। एक कॉज एंड इफेक्ट क्या है, ठीक है, ताकि एक मीनिंग और एक इमोशनल इम्पैक्ट मिल सके, वो होता है। ठीक है। तो एक वेल कंस्ट्रक्टेड प्लॉट कहीं ना कहीं आपको एक कोहेरेंस जो होता है स्टोरी का, एक मेन आइडिया जो होता है स्टोरी का, ठीक है, वो दिखाता है और रीडर को एंगेज करके रखता है। ठीक है। ट्रेडिशनली प्लॉट को एक्सप्लेन किया जाता है अलग अलग स्टेज में, लाइक 5 स्टेज स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसके अकॉर्डिंग सेम एज इट इज़ लिख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है। तो लिटरेचर में अगर हम देखें तो कैरेक्टर्स मतलब एक इंडिविजुअल जो पार्टिसिपेट करती है इन द एक्शन ऑफ द स्टोरी। ठीक है। तो ये एक मेन रोल प्ले करते हैं, क्योंकि यही डेवलप्ड करते हैं प्लॉट को और थीम को। ठीक है। तो जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको डिफरेंट टाइप्स पे क्लासीफाई किया जाता है बेस्ड ऑन उनका रोल क्या है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, या कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। ठीक है। तो एज इट इज़ जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, आप उसके रिगार्डिंग लिख सकते हो। ठीक है। ऑल्सो एक अदर क्लासिफिकेशन है मेजर और माइनर कैरेक्टर्स का। मेजर कैरेक्टर्स मतलब जो मेन रोल प्ले करते हैं नैरेटिव्स में। ठीक है। वेयर इज माइनर कैरेक्टर्स मतलब जो सपोर्ट करते हैं मेन एक्टर्स को। ठीक है, वो आ जाएगा। ठीक है। तो लेट्स कम टू द थर्ड वन, दैट इज फॉर्म एंड कंटेंट। तो लिटरेचर में फॉर्म और कंटेंट दो इंटर रिलेटेड एस्पेक्ट होते हैं, जो एक साथ जाते हैं एक मीनिंगफुल लिटरेरी वर्क बनाने के लिए। ठीक है। तो जो कंटेंट होता है वो रिफर करता है तो जो भी एक्सप्रेस किया गया है उस टेक्स्ट में, वो कंटेंट आ जाएगा, इंक्लूडिंग जो भी सब्जेक्ट मैटर है, थीम है, आइडिया है, इमोशन है, ये जो मैसेज कन्वे किया गया राइटर का। ठीक है। नॉर्मली ये कोर कंसर्न होता है किसी भी काम का, जैसे प्यार, कन्फ्लिक्ट, सोसाइटी, आइडेंटिटी या ह्यूमन एक्सपीरियंस। ठीक है। फॉर्म ऑन द अदर हैंड अगर आप देखो तो ये है कि किस तरीके से कंटेंट को प्रेजेंट किया गया है, जैसे कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका जोनरा क्या है, उसका स्टाइल, लैंग्वेज, नरेटिव टेक्निक, मीटर, राइम, या उसका ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन लिटरेरी टेक्स्ट का क्या है, ये आ जाएगा। ठीक है। तो फॉर्म और कंटेंट इनसेपरेबल होता है, वो हमेशा एक साथ चलती है। तो जैसा लिखा हुआ है आप एज इट इज़ मेंशन कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट इज फर्स्ट पर्सन नरेटिव। तो जो फर्स्ट पर्सन नरेटिव होता है, ये एक मोड ऑफ स्टोरी टेलिंग है, जहाँ पे जो स्टोरी है वो कैरेक्टर के द्वारा बताई जा रही है। ठीक है। जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है इवेंट में। तो जो नरेटर होता है वो प्रोनाउंस यूज करते हैं, जैसे आई, मी, वी। ठीक है। जब भी वो नरेटिव दे रहा होता है, एक पर्सनल और सब्जेक्टिव टोन होता है। ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग आपको लिखना है। और जो एक मेन फीचर होता है फर्स्ट पर्सन नरेशन का, वो हमेशा इंटीमेसी होता है। ठीक है। तो क्योंकि नरेटर खुद बोल रहा है अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से, तो रीडर्स ऑफन एक क्लोज इमोशनल कनेक्शन बिल्ड कर लेता है कैरेक्टर के साथ। ठीक है। जो कि एक डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट प्रोवाइड करता है और हेल्प करता है कि अंडरस्टैंड करें नरेटर्स का क्या मोटिवेशन या इनर कन्फ्लिक्ट रहा है। ठीक है। तो जैसा भी मैंशनड है आप एज इट इज लिख सकते हो। ठीक है। लेट्स कम टू सेक्शन बी, फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हाउ इज कैरेक्टर डिफरेंट फ्रॉम कैरेक्टराइजेशन, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कैरेक्टराइजेशन ऑफ एडना पॉन्टेलर इन कैथ कॉपिन्स द अवेकनिंग। ठीक है।
तो कैरेक्टर और कैरेक्टराइजेशन मतलब क्लोजली रिलेटेड होता है, बट डिफरेंट कंसेप्ट है इनके, ठीक है, लिटरेरी स्टडीज़ में। तो कैरेक्टर नॉर्मली वो पर्सन या वो फिगर होता है जो अपीयर होता है उस काम में, उस मूवी में, उस राइटिंग में, ठीक है, जो पार्टिसिपेट करता है उस एक्शन में, ठीक है। कैरेक्टर्स नॉर्मली मेजर या माइनर हो सकते हैं, फ्लैट या राउंड हो सकता है, डायनेमिक या स्टैटिक भी हो सकता है, ठीक है। दैट इज़ कि क्या है स्टोरी में, ठीक है, या स्टोरी किसके बारे में है, वो कैरेक्टर है। वाइल अगर आप कैरेक्टराइजेशन की बात करते हो तो इट इज़ कि आपने किस तरीके से, जो मेथड है, ठीक है, कि किस तरीके से ऑथर ने प्रेजेंट किया है, डेवलप किया या रिवील किया है कैरेक्टर को, वो है कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। मतलब ये फॉर सपोज कोई हीरो है, ठीक है, अब उस हीरो को किस तरीके से प्रेजेंट किया है वो कैरेक्टराइजेशन होगा, ठीक है, समान लाइक दैट। तो कैथ चॉपिन्स का जो भी अवेकनिंग जो थ्योरी है, ठीक है, या जो एग्जाम्पल्स है, ठीक है, वो प्रोवाइड करता है आपको एक पावरफुल एग्जाम्पल कि कैसे इफेक्टिव कैरेक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, या किस तरीके से एक बेटर वो कर सकता है। जैसे कि उनकी जो ये स्टोरी थी द अवेकनिंग, ठीक है, उसमें एडना एक कैरेक्टर है, एक मैरिड वुमेन, ठीक है, जो लेट 19th सेंचुरी में केरल की सोसाइटी में रहती थी, बट उसको मेमोरेबल ये बनाता है कि जो चॉपिन्स नुएंस का जो कैरेक्टराइजेशन है, उसकी इनर अवेकनिंग या स्ट्रगल जो है उसकी आइडेंटिटी को लेके, उसकी रिगार्डिंग, उसकी वजह से ये चीज़ें बहुत फेमस हो जाती है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग आपको लिखना है, यहाँ पे मेंशन करना है, जैसा एज इट इज़ दिया हुआ है। एडनास का क्या रिलेशनशिप रहा था, ठीक है, वो फर्दर कंट्रीब्यूट करते हैं उसके कैरेक्टराइजेशंस में, ठीक है। ऑल्सो चॉपिंग कैसे एम्प्लॉय करता है सिम्बलिज्म को, ठीक है, एज अ टूल ऑफ कैरेक्टराइजेशन। जैसे कि सी फॉर एग्जाम्पल अगर देखें तो सिम्बलाइज करता है फ्रीडम या सेल्फ डिस्कवरी को, जो रिफ्लेक्ट करता है एडना के इनर ट्रांसफॉर्मेशन को, ठीक है। और जो उसका फाइनल एक्ट था वॉकिंग आउट, ठीक है, मतलब वॉकिंग इनटू द सी, ठीक है, वो बहुत ट्रेजिक कॉम्प्लेक्सिटी अपने कैरेक्टर में वो करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें पर्सनल फ्रीडम और सोशल लिमिटेशंस वगैरह की चीज़ें दिखाई जाती है, ठीक है। Let's come to the next question, that is bring out the importance of the song and the use of colloquial language in प्रजा, ठीक है। तो जो भी गोपीनाथ मोहंती है नोबल, उनका जो है प्रजा, ठीक है, वो एक पावरफुल डिपिक्शन है लाइफ, कल्चर और एक्सप्लोटेशंस का। प्रजा ट्राइबल कम्युनिटी जो ओडिशा के हैं उनके, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग लिखा हुआ है। जो सॉन्ग्स है प्रजा का वो भी इंटीग्रल पार्ट है ट्राइबल लाइफ को, ठीक है, और वो कनेक्ट करता है विद द नेचर, वॉक, रिचुअल और उनके इमोशंस वगैरह, ठीक है। तो आप इसके बारे में लिखोगे इसके अंदर में, ठीक है, उनका क्या सिग्निफिकेंस रहा है, किस तरीके से उनका ट्राइबल, किस तरीके से उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, किस तरीके से उन्होंने सिंपली या बहुत डीपली आप बोल सकते हो उनके एवरीडे स्पीच में भी अपने लोगों को मतलब मिरर किया हुआ है, ठीक है। तो वो आपको मेंशन करना है, ठीक है। मोर ओवर दोनों सॉन्ग और उनके लैंग्वेज फंक्शन जो है, ठीक है, वो एज अ टूल काम करते हैं आइडेंटिटी प्रोवाइड करने के लिए, और वो अफर्म करते हैं कि जो भी कल्चरल रिचनेस है ट्राइबल कम्युनिटी की, ठीक है, और चैलेंज जो है डोमिनेंट आई मतलब एक होता है ना कि मतलब लिटरली ट्रेडिशन जो है, ठीक है, हमारा ऑफन इग्नोर कर देते हैं काफ़ी सारे, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग आप एज इट इज़ लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट मैन was of the greatest man in Muafia, ठीक है, to what extent would you agree with this statement in things fall apart। तो जो भी स्टेटमेंट है कि that man was, जो भी है, ठीक है, तो ये रिफ़र करता है जो भी प्रोटैगनिस्ट थे, ठीक है, चिनुआ अचेबे का ये जो पार्ट है, मतलब ये जो राइटिंग है चिनुआ अचेबे थिंग्स फॉल अपार्ट, ठीक है। तो एक कंसिडरेबल एक्सटेंट तक ये स्टेटमेंट जो है वो थ्रू है, ठीक है, क्योंकि जो अकाउंकोस अगर आप देखो तो वो अपने प्रोमिनेंस मतलब ये राइज होता है, ठीक है, अपने पर्सनल एफर्ट, अपनी ब्रेवरी या अपने स्ट्रिक्टनेस को दिखाते हुए, ठीक है, अपना मतलब जिद दिखाते हुए, अपनी वैल्यूज़, अपने लेगबू जो सोसाइटी है उसकी वैल्यूज़ को दिखाते हुए, ठीक है। हाउएवर उसकी जो ग्रेटनेस है वो कॉम्प्लेक्स और डीपली फ्लॉड भी है, ठीक है, अल्टीमेटली जिसकी वजह से उनका डाउनफॉल भी हुआ था, ठीक है। तो उनकी ग्रेटनेस को कैसे पहले एस्टेब्लिश किया गया था एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट की तरह, ठीक है, कि वो पोअर इरिस्पॉन्सिबल फादर की तरह भी दिखाया गया, ठीक है। देन उन्होंने अपना रिस्पेक्ट अर्न किया था अपने हार्डवर्क के थ्रू, ठीक है, फेम वगैरह मिली थी उनको अपनी विक्ट्री वगैरह जो एमएलएनजी द कैट के थ्रू, ठीक है, एक रिनाउंड रेसलर थे उस टाइम पे, उससे भी मतलब वो जीत गए थे, ठीक है। फिर वो वेल्दी फादर बन चुके थे, एक लार्ज याम बर्न्स उनको मिला था, बहुत सारे वाइफ्स उनकी थी, ठीक है, बहुत सारे चिल्ड्रंस थे, ठीक है। उसके बाद उनको टाइटल मिला था, ठीक है, और उनको रिस्पेक्ट
रिस्पेक्ट किया जाता था एज अ वॉरियर, एज अ क्लैन लीडर, ठीक है। उस सोसाइटी में जहाँ पे वैल्यू करते थे उनकी स्ट्रेंथ को, उनकी करेज को, उनकी सेल्फ रिलायंस को, ठीक है। और क्लियरली उनको एक ग्रेट मैन की तरह दिखाया गया, ठीक है। मोर ओवर उनका जो कमिटमेंट था ट्रेडिशन या कम्युनल वैल्यूज़ को लेके, वो एनहेंस करता था उनका स्टैट्यूट, ठीक है। वो स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करते थे लाइक कस्टम को, पार्टिसिपेट करते थे रिचुअल वगैरह में, अपहोल्ड करते थे सोशल ऑर्डर वगैरह को, और उनकी जो सेंस ऑफ जस्टिस थी वो भी उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, ठीक है। तो उसके बारे में आपको यहाँ पे मेंशन करना है। हावेवर जो उनकी ग्रेटनेस है वो अंडरमाइन होती है उनकी रिजिडिटी, मतलब क्योंकि उनका फियर ऑफ वीकनेस बहुत ज़्यादा था उनके अंदर में, रिजिडिटी बहुत ज़्यादा थी, उनकी जो ऑब्सेशन थी उनकी मैस्कुलिनिटी से, ठीक है, वो उनको वायलेंट बनाती थी, इमोशनली क्लोज या इंटॉलरेंट बनाती थी, जिनके वजह से समाव वो नेगेटिव भी है, ठीक है। तो अल्टीमेटली उनका जो भी ट्रेजिक एंड हुआ उनके सुइसाइड से, जो सिंपलाइज करता है कि जो कलैप्स हुआ था उनके वैल्यूज़ का, जिसके लिए वो स्टैंड करते थे, ठीक है। क्योंकि वो हमेशा मतलब एक टाइम पे एक बहुत पढ़े इंसान या ग्रेट मैन थे ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, लेकिन उनकी इनफ्लेक्सिबिलिटी और मॉरल ब्लाइंडनेस की वजह से उन्होंने मतलब कैसे वो सर्वाइव नहीं कर पाए, ऐसा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द बायोग्राफिकल अप्रोच टू अ नॉवल, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। तो जो भी बायोग्राफिकल अप्रोच होता है नॉवल का, ठीक है, एक मेथड है लिटरली क्रिटिसिज्म का, जो इंटरप्रेट करता है एक लिटरेरी काम को इन रिलेशन टू लाइफ एक्सपीरियंसेस, पर्सनैलिटी जो उनके आउथर का है, ठीक है। अब ये अप्रोच इस अजम्पशन पे बेस है कि एक राइटर्स का पर्सनल हिस्ट्री क्या रहा है, जैसे कि उसका चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस क्या है, उसका एजुकेशन, उसका सोशल बैकग्राउंड, बिलीव्स या इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट वगैरह क्या है, उसके बेसिस पे, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग आपको लिखना है। बायोग्राफिकल अप्रोच के रिगार्डिंग एक नॉवल को ना ही क्रिएट किया जाता है इन आइसोलेशन, बल्कि सेव किया जाता है आउटर्स की लिव्ड रियलिटी, मतलब आउटर की रियलिटी क्या है उसके बेसिस पे, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स आपको इसके अंदर में मेंशन करना है, ठीक है, एक दो आप मेंशन कर सकते हो जैसे यहाँ पे मेंशनड है, ठीक है। वाइल कैसे ये एक वैल्यूएबल इंसाइट देता है, बल्कि इनके लिमिटेशंस भी है कुछ, ठीक है, उसके बारे में आपको मेंशन करना है। देन यू कैन कंक्लूड दैट, ठीक है। इसमें इतना ही था। अगर आपको इसका सॉल्व असाइनमेंट का PDF चाहिए तो वो आपको पेड मिलेगा, वो आप चैनल पे, मतलब टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। यू विल गेट दैट क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी एक्टिव इग्नू चैनल पे टेलीग्राम पे प्रोवाइडेड है। अगर आपको परचेज नहीं करना है PDF सॉल्व वाला, ठीक है, तो यू कैन गो थ्रू यूट्यूब, और आप यूट्यूब से ही यहाँ से देख सकते हो वीडियो से, ठीक है, और आप लिख सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।